बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। एक्सरसाइज में आप लोगों को सबसे पहले एमसीक्यूज करवाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज में फर्स्ट वाली एमसीक्यूज है हमारे पास, दी न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। जब आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की न्यूमेरिकल रेशियो का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। जब आप लोगों को ने जब रेशियो के दो डॉट लगाने होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं पॉइंट्स में या ओवर में, हम उससे लिख लेते हैं। आप लोग ओवर में किस तरह लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा पेज पे लिखा है, यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि थोड़ा सा फासला हो, बिल्कुल नाक की सीध पे होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो लेट्स सपोज कि आप लोगों ने अपने घर से स्कूल का जो फासला है वो अगर सीधा बिल्कुल सीधे एक लाइन में तय करते हैं तो वो 10 मीटर्स है। अगर आप लोग जो डिस्टेंस लेते हो, यानी कि आप लोगों ने सड़कों से लॉन्ग रूट से होकर जाना है, तो वो 12 मीटर बनता है। ठीक है, अब आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन जब आप लोगों ने डिस्टेंस की बात करें, इस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो, लेट्स सपोज आप ये कह सकते हैं कि आपने जिस रोड से जाना है वो एक ही रोड है आपका स्कूल तक जाने का और बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। तो 10 से कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अब आप लोग ये कह सकते हो कि जब आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालनी होती है तब यहाँ तो वो छोटी आ जाती है, लेस हो सकती है, या फिर इक्वल हो सकती है, मान यानी कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो इसका जब आपने आंसर देना है तो आपका आंसर ये होगा इक्वल टू और लेस देन 1। यहाँ तो वो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। ठीक है, आपका आंसर 1 आ सकता है या 1 से छोटा आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2.2 वाली एमसीक्यूज, उसमें देखते हैं वहां पे क्या है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन, अगर कोई भी जिस्म अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट, यानी कि अपने किसी फिक्स पॉइंट के लिहाज से, देन इट इज कार्ड, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे वो रेस्ट की हालत में है। क्योंकि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता इसका मतलब है वो रुका हुआ है। जैसे मैंने इस पेंसिल को छोड़ दिया यहाँ पे, अब ये पेंसिल अपने इर्द गिर्द के लिहाज से बिल्कुल भी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब है ये पेंसिल रेस्ट की हालत में है। ठीक है, उसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं 2.3 में, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, अगर कोई भी बॉल टावर से फेंकी गई है, ऊपर से नीचे की तरफ आई है, द डिस्टेंस कवर बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड, पहले 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो बॉल का आप लोगों ने डिस्टेंस चेक करना है कि पहले 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। असल में ये न्यूमेरिकल है, काफी लंबे होते हैं, लेकिन उन्होंने एमसीक्यूज में दिए हुए हैं तो पहले आपको इनको सॉल्व करना पड़ता है, फिर ही आप टिक लगा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस आनी चाहिए। आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि बॉल ऊपर से फेंकी गई है, टावर से फेंकी गई है, तो हम जी की वैल्यू लगाएंगे। एक्सीलरेशन जो है वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि जब आप लोग इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं वो 0 होती है, क्योंकि जब कोई चीज फेंकी जाती है उस टाइम पे उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। आप लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। इसके बाद टाइम है, टाइम उसने बताया है पहले सेकंड में आपने चेक करना है, इसका मतलब है 1 सेकंड होगा। यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1/2 जी की वैल्यू आप लोगों ने जुबानी याद की है, 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद टी है, दोबारा से आया, टी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 ही पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज मैंने पुट की हैं। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर्स। तो ये मैंने टिक किया, आप लोग भी टिक कर लें। इसको हल करने का तरीका मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन ये कि हल किए बगैर आप टिक भी नहीं कर सकते कि कौन सी एमसीक्यूज का आंसर कौन सा है। उसी तरह हमारे पास 2.4 वाली है एमसीक्यूज, अ बॉडी एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो आपको पता है उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। वी आई यहाँ पे क्या है, 0 टू दी वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी होगी, एंड इन सेकंड 20 ये आपका टाइम है। ये मैंने साथ ही नीचे लिख दिया है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, न्यूमेरिकल में ये आपका गिवन डेटा है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस कवर बाय इट, हमने ये फाइंड करना है कि वो कितना फासला तय करेगी। ये थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल है, मैंने आप लोगों के लिए पेज पे लिखा है, वहां से समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये नेक्स्ट आप लोगों ने सबसे पहले ये जो आपको 144 किलोमीटर पर आवर दिया था ना, वो बड़ा यूनिट है, हमने सबसे पहले उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया हुआ है छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है।
जब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 40। ये आप लोगों का फाइनल वेलोसिटी निकल आई है। इसके बाद आपने दो इक्वेशंस अप्लाई करनी है, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली। इनको राइट करेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT और 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा, फिर ही आप हल कर सकते हैं। पहली इक्वेशन से आपको एक्सीलरेशन फाइंड होगा। अब आप लोगों ने एक्सीलरेशन फाइंड करना है, फिर ही आप लोग इसमें वैल्यूज पुट करके तो अपना डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली है मैंने। पुट करने के बाद आपका एक्सीलरेशन निकला है 2 मीटर पर सेकंड। ये जो आपका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको आपने यहाँ पे पुट करना है, तब आपका निकल आएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब आप फाइंड कर लेंगे तो वो आपका आंसर निकल रहा है तकरीबन 400 मीटर्स। तो यही आपका आंसर है। MCQs में आपने इसी को टिक करना है। तो 2.4 वाला मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी भी हल करनी है। MCQs काफी सॉल्व करने वाली हैं, सारी मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, मैं टिक करके बता देती हूँ। आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर ली हैं। जो मैंने एग्जांपल्स आपको करवाई हैं उसमें आप लोगों को काफी अच्छी तरह समझ आ गई। आपने तीनों इक्वेशंस कहाँ कहाँ पुट करनी है, कैसे उनको यूज करना है, फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है। बहुत से टीचर्स इस तरह करते हैं कि वो आपको एग्जांपल्स बाद में करवाते हैं। मैं इसलिए बाद में नहीं करवाती, क्योंकि साथ साथ ही बच्चों को पता चलना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूले हैं और कैसे कैसे आपने यूज करना है। उससे ये होता है कि बच्चे फिर खुद हल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह मैंने आपको दो MCQ सॉल्व करवा दिए हैं, MCQ 3 वाली और 4 वाली। अब आप लोगों ने MCQ 4 वाली के बाद 5 वाली जो है ना वो आपने खुद हल करनी है, ठीक है। जो 5 वाली हमारी MCQs है उसमें उसने न्यूमेरिकल ही दिया है। अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जारी बात है, कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 ही होगी। इट कवर अ डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस बता दिया है, कुछ भी उसने फासला तय किया है इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में। यानी कि आपको वक्त बताया है, टाइम बताया है, लेकिन डिस्टेंस आपको यहाँ पे नहीं बताया गया। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ इट डिस्टेंस। आप खुद से इसका डिस्टेंस सोच लें और आपने उसका 1/4 पार्ट बताना है। उसको एक चौथाई हिस्सा, जो एक चौथाई हिस्सा होता है यानी कि 1/4 पार्ट, आपको आपकी जो बॉडी है उसको एक डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप लोगों का आंसर है 2 सेकंड। ये मैं टिक कर देती हूँ, आप लोगों ने इसको टिक कर लेना है और इसको हल करने की खुद कोशिश करनी है। उसके बाद है 2.6 है हमारे पास। 2.6 में है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर शोन इन फिगर्स। हमने आपको तस्वीर में उसने बता दिया है A और B दो फिगर्स हैं, सॉरी A एंड B टू बॉडीज हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों बॉडीज को कितना डिस्टेंस जो है इन्होंने कवर किया है। कौन सा जो है वो ऑप्शन इनका टिक कर सकते हैं आप। अब वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, अब वेलोसिटी ऑफ B इज लेस देन A। ये आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। देखिए भाई, जो A वाली बॉडी है उसने यहाँ से स्टार्ट किया और काफी ज्यादा फासला तय किया, और जो बी वाली है वो तो स्ट्रेट थोड़ा सा इसने बस कह लें कि यहाँ से स्टार्ट हुई है और शायद वो यहाँ पे ही रुकी रही है, आगे फासला उसने तय किया ही नहीं है। क्योंकि आपको टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसका जो फासला है वो वहीं पे ही है। लेकिन ये जो बॉडी ए था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसने काफी डिस्टेंस कवर किया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसका डिस्टेंस भी बढ़ता गया। तो आपका ए वाला ऑप्शन होगा कि बॉडी जो है उसने, ए वाली बॉडी ने ग्रेटर डिस्टेंस कवर किया एज कम्पेयर टू बी वाली में। ओके, उसके बाद आप लोगों को नीचे नजर आ रहा है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। एरिया जब भी आपने फाइंड करना हो स्पीड टाइम ग्राफ से तो वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका फाइंड होगा, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं ग्राफ, वहां से आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 2.8। 2.8 है द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और डिस्टेंस में सॉरी स्पीड एंड टाइम में आपको पता है जब हम स्पीड टाइम ग्राफ देखें वहां से हमें एक्सीलरेशन फाइंड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्पीड फाइंड होगी। यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें याद करनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल्स में, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 10 वाला है। 10 में क्या है, आकार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी इनिशियल उसने वेलोसिटी बताई है एट टाइम 0, जब उसका 0 टाइम था, टू 113 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है एट 90 सेकंड। यहाँ पे उसका टाइम चेंज हो गया, 90 सेकंड हो गया। विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। इन चारों में से किसने अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है कार की मोशन को। तो ए वाले ग्राफ में देखें, आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कुछ ना कुछ उसका पहले से ही वेलोसिटी थी और उसके बाद ये ऐसे मूव किया है। लेकिन उसने बताया है 180.5 से डायरेक्ट वो 113 पे गई है। तो इसका एकदम ऊपर को नहीं होगा, थोड़ा सा आराम आराम से बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो ये वाला सी वाला होगा आपका ऑप्शन, बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा, क्योंकि जो बॉडी है वो आराम से अपनी वेलोसिटी को बढ़ा के आगे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। इसके बाद हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके आंसर मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, वहां से आपको करवाती हूँ। बहुत ही आसान है, आप इनको ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, जब तक मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन ओपन करती हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको पहला वाला शॉर्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। फर्स्ट वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर। तो आप लोगों को स्केलर एंड वेक्टर का मैंने बुक से भी बताया था, आपने डिफरेंस कैसे लिखना है कि आप लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होती है स्केलर की और वेक्टर की, उसके बाद आपने एग्जांपल्स दे देनी है और फिर आप ये बता सकते हैं कि हम स्केलर को ऐड कर सकते हैं लेकिन हम वेक्टर्स को स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्केलर की डेफिनेशन है, अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए दोबारा इसको नहीं समझाऊंगी। वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच needs magnitude and direction to describe it completely. ओके, इसके बाद आप लोगों को एग्जांपल भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं समझा वो मेरी पिछली वीडियो ओपन करके वहां से देख सकते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास डिस्टेंस, लेंथ एंड टाइम और स्पीड। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इससे ज्यादा भी देख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जितनी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसी तरह डिस्टेंस, उस साइड पे डिस्टेंस है तो इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट एंड फोर्स। ये आपको 3 या 4 एग्जाम्पल जरूर देनी चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए और एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कि आप लोगों ने अच्छी तरह समझ के ये लिखा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में है हमारे पास, क्वेश्चन देख लें सबसे पहले, गिव 5 एग्जांपल्स फॉर वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर्स की आपने 5 एग्जांपल्स देनी है, तो बहुत ही आसान है। अभी आपको एग्जांपल समझाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ स्केलर और उसके बाद लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। आप लोगों ने सेंटर में लाइन लगानी है, ये आपकी मर्जी है लगाएं या ना लगाएं। मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जब दो चीजों का कंपैरिजन आ जाता है या दो चीजों के हवाले से बात आ जाती है तो आप लोग उसको डिफरेंस की तरह ही लिखें तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस लिखा है, फिर लेंथ है, टाइम है, स्पीड है एंड एनर्जी। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेट एंड फोर्स। जिन बच्चों को इन एग्जाम्पल की समझ नहीं आ रही वो आप लोग मेरी जो पहले वाली वीडियोस है उनको एक दफा चेक कर लें, वहां से आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी क्योंकि वहां पे मैंने बारी बारी हर एक को एक्सप्लेन किया है और उनको डिफाइन भी किया कि उनको कैसे आपने समझना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेड टू टेल रूल, और ये वाला रूल जो है क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैं आपको बुक से ही करवाऊंगी क्योंकि बुक से ही ज्यादा अच्छा उन्होंने किया हुआ है तो हम वहीं से करेंगे। ये हमारे पास हेड टू टेल रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2.3 है, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने इसको कैसे याद करना है। कि आप लोगों ने एक ड्रॉ करना होता है, 2 लाइंस, आपको 2 वेक्टर्स गिवन होते हैं। इन दोनों वेक्टर्स को जब आपने ऐड करना है तो आपने तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर एक बनाना होता है जो पहले की टेल से स्टार्ट होगा और दूसरे के हेड तक जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। आप लोगों ने सबसे पहले ये डेफिनेशन राइट करनी है। डेफिनेशन राइट करने के बाद आप लोगों ने ये डायग्राम बना के उसके नीचे ये लिख देना। ठीक है, ये वाली अगर डेफिनेशन आपको अभी तक समझ नहीं आई तो आप लोग मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक लिखा होगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से आपको ये हेड टू टेल वाला जो मिल जाएगा लेक्चर, वहां से आप इसको समझ लीजिएगा। फिर आपने जो है इसके नीचे ये वाला राइट करना है और ये वाला राइट करना है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 है हमारे पास, इसमें उसने बोला है फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो जमीन के पास से गिर रहा हो, देन डज दिस imply that a heavier object will fall faster than a lighter object। क्या आप ये कह सकते हो कि जो वजनी चीजें हों जब उनको फेंका जाए तो वो जल्दी नीचे गिरेंगे एज कम्पेयर टू लाइटर। तो यही आपने यहाँ पे बताना है कि आप लोग जब किसी भारी चीज को ऊपर से फेंकते हैं उसके लिहाज से अगर किसी हल्की चीज को फेंकेंगे तो भारी चीज जल्दी नीचे आ जाएगी या हल्की चीज जल्दी आएगी, ये आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 का। इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल देन बोथ द ऑब्जेक्ट विल मूव विद सेम स्पीड रिगार्डलेस देयर मैसेज। कहता है हमने मैसेज को नहीं देखना होता। अगर आप ये सोच लो कि जो एयर की रेजिस्टेंस है, हवा की जो रुकावट है, वो आप लोग बिल्कुल कम रखो, निग्लिजिबल हो, तो दोनों चीजें एक ही स्पीड से नीचे आएंगी। ठीक है, ये वैसे भी एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में कि अगर आप लोगों ने एक हैवी बॉडी फेंकी है जमीन पे और एक लाइट वेट वाली है तो कौन सी जल्दी आएगी। तो आपका एमसीक्यूज का यही ऑप्शन होगा कि दोनों एक ही स्पीड से और एक ही टाइम पे आएंगी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को आपने निग्लिजिबल यानी कि नजरअंदाज कर देना है।
आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, दी वेक्टर क्वांटिटीज आर सम टाइम रिटन इन स्केलर नोटेशन। कहता है कभी कभी हम इस तरह करते हैं कि जितनी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है उनको हम स्केलर की तरह लिख लेते हैं, नॉट बोल्ड फेस, हम उनको बोल्ड नहीं करते। हाउ इट इज द डायरेक्शन इंडिकेट, तो इनकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है वो हमने आंसर में बताना है। यहाँ पे 2.6 का आंसर स्टार्ट करते हैं। व्हेन वेक्टर क्वांटिटी आर रिटन इन स्केलर नोटेशन, कभी भी आप वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर में लिखते हैं तो आप क्या कहेंगे, द डायरेक्शन इज यूजुअली गिवन बाय एन एंगल थीटा, तो उसकी डायरेक्शन आप थीटा से शो करते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस से थीटा को बेंड कर रहे हैं या आप वाई एक्सिस से कर रहे हैं, जिस साइड से भी कर रहे हैं हम उसको थीटा से शो करते हैं। विद एक्स एक्सिस एंड द एंगल विद एक्स एक्सिस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान था, आपने बता दिया कि जब आपको कोई भी वेक्टर स्केलर की फॉर्म में लिखना पड़ता है तो तब आप उसकी डायरेक्शन बताते हैं थीटा की हेल्प से। थीटा बता रहा होता है कि उसकी डायरेक्शन किस साइड पे है। 2.7 वाला न्यूमेरिकल है, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विल इट वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है। गिव रीजन, तो इसकी वजह बताएं, हो सकती है या नहीं हो सकती वो भी बताएं और उसकी वजह भी बताएं। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड देन his velocity will also be uniform as direction is not changing। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसकी स्पीड आपने यूनिफॉर्म रखी हुई है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, और अगर डायरेक्शन ही नहीं बदल रही तो इसका मतलब है वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही यूनिफॉर्म है। ओके, अगर आप लोग किसी सर्कुलर रोड पे चल रहे हैं फिर आप कह सकते हैं कि जो गाड़ी है उसकी डायरेक्शन जो है वो हर जगह पे आके चेंज हो रही है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन पे हो, स्ट्रेट रोड पे हो, तो आप ये कह सकते हो कि आपकी वेलोसिटी गाड़ी की और स्पीड दोनों ही यूनिफॉर्म है। बट इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वही बात जो मैंने आपको बता दी, अगर आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो, सर्कुलर रोड पे मूव कर रहे हो, तो देन आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी डायरेक्शन हर एक सेकंड में बदल रही है। देन हिज वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म एज हिज डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, यानी कि उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे आकर चेंज हो रही है, मुसलसल तब्दील हो रही है, तो आप लोग कहोगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, फॉर अ बॉडी टू हैव अ एक्सीलरेशन, कि किसी भी बॉडी के पास एक्सीलरेशन हो व्हेन मूविंग विद, अगर वो मूव कर रहा है किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। दो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, पहले आपने बताना है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका एक्सीलरेशन होता है या नहीं होता, फिर आप बताना है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी एक्सीलरेशन है या नहीं है। तो दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इनको बारी बारी बताना है। अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी का बताया गया है, तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी का ही आंसर भी देंगे। If a body moving with constant velocity, then there will be no acceleration because for acceleration there should be change in velocity। Acceleration के लिए हमें velocity में तब्दीली चाहिए। आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि rate of change of velocity is called acceleration। अगर velocity बदलेगी फिर ही तो वो acceleration बन जाएगा, वेलोसिटी नहीं बदल रही तो आपका एक्सीलरेशन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही आपका पहला आंसर है कि आप लोगों ने अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रखी हुई है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन पैदा नहीं होता। ओके, इसके बाद हमारे पास आएगा कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का आप बताएंगे, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट मे हैव एक्सीलरेशन, हो सकता है कि उसका एक्सीलरेशन हो, कुछ ऐसे चांसेस हैं। उसमें उसने एग्जांपल दी है कि क्या ऐसी वजह है कि एक्सीलरेशन हो सकता है। When a body is moving with constant speed in a circle, अगर कोई सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव करती है तब उसकी डायरेक्शन हर एक सेकंड में बदल रही है। डायरेक्शन बदल रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वेलोसिटी पैदा हो रही है, और वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, इस वजह से उसको हम कहेंगे वो एक्सीलरेशन है। एंड इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑलवेज चेंज एंड विच प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, डायरेक्शन बदलेगी उसी वजह से एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो आप लोगों के ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगी। अभी तक के लिए आप लोगों ने जितना कर लिया है वो आपको समझ आ गया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और आप लोगों को फिजिक्स की और मैथ की काफी अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।